नमस्कार दोस्तों, पीसीएस अभ्यास के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत आप सभी का स्वागत करता हूं और स्वागत है करेंट अफेयर में। ठीक है, आज देखिए हम लोग जो करेंट अफेयर देखने वाले हैं पेज नंबर 108 से जो आपकी योजना एवं परियोजना है वो टॉपिक खत्म करेंगे। योजना एवं परियोजना का टॉपिक खत्म करने के बाद हम लोग आयोग एवं समिति खत्म करेंगे, फिर सम्मेलन पढ़ेंगे, सम्मेलन पे आएंगे। ठीक है, सम्मेलन को भी खत्म ही कर लेंगे। ठीक है ना, तो ये तीन टॉपिक्स आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तीन टॉपिक्स क्या है, योजना पढ़ने वाले हैं। सेकंड नंबर टॉपिक हमारा क्या होगा, तो सेकंड नंबर और टॉपिक हमारा कमिटीज, जो डिफरेंट कमिटीज पर गठित की गई हैं। उसके बाद हुए प्रमुख सम्मेलन, प्रदर्शनी एवं मेले महोत्सव। इन तीन टॉपिक्स को देखेंगे, ध्यान से देखना समझना, आपको एक एक चीज समझ में आएगी इस बात की गारंटी है। ठीक है, और आपकी मास्टर क्लास जो आरओ का क्विक रिवीजन सीरीज है उसका न्यू बैच अनाउंस कर दिया गया है। आप स्क्रीन पे नंबर घूम रहा हो ना, उस पर संपर्क कर लेना। मैं आपको दिखा देता हूं मास्टर क्लास की कुछ विशेषताएं। जैसे देखो, आपकी जब आप मास्टर क्लास को ज्वाइन करते हो तो मास्टर क्लास को ज्वाइन करने के बाद आपको कुछ नोट्स प्रोवाइड होंगे। ठीक है, जैसे मैं एक एक चीज के आपको नोट्स दिखा देता हूं। ठीक, जैसे अभी बैच नंबर 1 में जनरल हिंदी चल रहा है, तो जनरल हिंदी के आप समझ सकते हैं कि ये आपको नोट्स जो है जनरल हिंदी के आपके 6 टॉपिक्स के इस तरीके से नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। प्लस अभी आपकी बहुत सारी क्विजेस आपके ग्रुप में चलाई जा रही हैं जो कि टाइम टू टाइम चलती रहेंगी और आपकी एग्जाम तक चलती रहेंगी। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। मतलब इस तरीके से आपकी सारे सब्जेक्ट पे स्पेशल क्लासेस, मतलब ऐसा नहीं है कि इन डिटेल, जैसे हिस्ट्री तो हमने डिटेल में जाके खत्म कर ली, बट इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे कि जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस जो एरियाज हैं उन सभी एरिया को कंप्लीट कराएंगे। हमारा टारगेट था 70 क्लास में, हालांकि 70 की बजाय मुझे लगता है लगभग 80 क्लास हो जाएगा। लगभग 80 के करीब में क्लासेस में हम आपकी पूरी सिलेबस का रिवीजन करा देंगे। ठीक है, ध्यान देना, क्लास की लेंथ 1 घंटे के ऊपर ही है। जैसे मेरी कोई भी क्लास ऐसी नहीं हुई है जिस क्लास की लेंथ 1 घंटे के अंदर हो। ध्यान देना, 1 घंटे की, मेरी क्लास लगभग 1.5 घंटे की सारी क्लासेस हुई हैं। ठीक है, तो आप लोग को इसी तरीके से चीजें बहुत बढ़िया तरीके से मिल जाएंगी जो आपकी क्विक रिवीजन में बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका रहेंगे। और बैच की फीस एकदम नाम मात्र की है 299, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो बैच स्टार्ट है, नया बैच, स्क्रीन पे नंबर घूम रहा है, उस पर संपर्क कर लेना। प्लस आरओ की सीरीज भी स्टार्ट कर दी गई 199 में, आप उससे भी संपर्क कर सकते हो, स्क्रीन पे नंबर घूम रहा है। ठीक है, अब हम लोग अपने करेंट के कंटेंट पे आते हैं। ठीक है, हमने कल क्या किया था, देखो इसमें आपको क्या करना होता है। देखो, किसी भी योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो पहले हमको क्या रखना है कि हो सकता है कि एक तो जो योजना एवं कार्यक्रम है उसको, ठीक है, कालानुक्रम में अरेंज करने के लिए दे दे। भाई आप खुद सोचो ना कि जब आयोग क्या कर सकती है कि युद्धाभ्यास का डेट पूछ सकती है, जब वो युद्धाभ्यास का डेट पूछ सकती है तो क्या आपसे योजना एवं कार्यक्रम का डेट नहीं पूछ सकती है? तो एक तो सिंपल सी क्या है कि वो ऐसे भी दे सकती है। तो हमको क्या करना चाहिए, योजना एवं कार्यक्रम का एक आपको क्या करना चाहिए, चार्ट बना लेना चाहिए। योजना एवं कार्यक्रम का एक चार्ट बनाना चाहिए, जैसे इधर लिख दो। ठीक है, ऐसे योजना एवं कार्यक्रम एक तरफ, योजना कार्यक्रम, आपको फॉर्मेट बता दे रहा हूं मेरे भाई, देखना, या आप लिख दो शुरुआत समय, कब इसका शुरुआत हुआ, वर्ष या समय जो भी लिख दो। ठीक है, मंत्रालय या विभाग, किस मंत्रालय या विभाग के द्वारा इसको शुरू किया गया। अगर कोई लोकेशन लिखा गया है कि फला लोकेशन से या फला कार्यक्रम के दौरान इसको स्टार्ट किया गया तो वो, और इसकी इंपॉर्टेंट विशेषताएं भाई इस साल से इस उम्र के बीच के लोग इस योजना के लिए एलिजिबल हैं। फला को टारगेट किया गया, लक्षित ग्रुप कुछ लिखा गया है। ठीक है, या कुछ उसमें टारगेट बताया गया कि फला हमारा टारगेट है इतनी साल में ये उपलब्धि हासिल करने की। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो फीचर्स हैं, जो विशेषताएं हैं उसको, तो ऐसे आपको क्या करना होगा, 1 2 3 4 5 कॉलम बनाना होगा। तो 4 फैक्ट्स आपको हर योजना से लगभग मिल जाते हैं, मैक्सिमम 4 फैक्ट आपको हर योजना से रिलेटेड मिल जाते हैं। तो ऐसे आपको चार्ट्स बना लेने हैं। ठीक, अब जैसे देखो, कल मैंने आपको कराया था जो आपका स्वावलंबनी योजना। देखो मैंने आपसे बोला था कि भाई इसमें एक योजना ऐसा है, जलवाहक नीति। जब एकदम अपनी क्लास स्टार्ट होती तभी हमने जलवाहक नीति को देखा था, स्टार्ट में भी लिखा था, ये रिपीट कर गया है। तो हमने जलवाहक नीति में स्किप करूंगा, मैं चाहूंगा आप लोग पढ़ाया हूं तो आप लोग रिवीजन कर लिए होंगे वहां से। ठीक है, आइए हम लोग बताते हैं इसको, रिवीजन फिर से करा देता हूं। स्वावलंबनी कार्यक्रम, देखो ये आपकी सबसे बड़ी बात होती है कि आप कभी यूपीपीसीएस का मेंस लिखोगे जब, तो यूपीपीसीएस के मेंस में योजनाओं की बहुत बड़ी भूमिका होती है। दिखाता हूं, अब गवर्नमेंट कल को मेंस में आपको क्वेश्चन आ जाए कि भाई नॉर्थ ईस्ट में गवर्नमेंट क्या कर रही है, नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट को लेके गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट का क्या प्लान है नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट को लेके। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि नॉर्थ ईस्ट के लिए क्या गवर्नमेंट कर रही है, तो वहां भी आप स्वावलंबनी योजना को लेके आ सकते हो। ठीक है,
वुमेन इंपावरमेंट को लेके क्या कर रही है, वहां भी आप लेके आ सकते हो। तो देखो, नीति आयोग के सहयोग से अभी हाल ही ने देखना कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने, तो यहाँ पे आप योजना लिखिए, मंत्रालय में आपको क्या लिखना है, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय नीति आयोग के सहयोग से क्या की है, स्वावलंबिनी योजना को लॉन्च की है। किस एरिया, किस क्षेत्र को टारगेट करते हुए, तो ये योजना जो है, ये पेपर में ऐसे आएगा कि ये नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेट को टारगेट करेगी, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट को टारगेट करेगी। तो नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेट को नहीं, केवल मेघालय और क्या करा है, मेघालय और असम में महिला उद्यमिता कार्यक्रम चला गया है। यानी ये क्या करेगी, मेघालय एवं असम, इसके टारगेट स्टेट क्या है, कहना इसके टारगेट स्टेट है आपके मेघालय और असम। तो यहाँ पे ऐसे दिमाग में रखना, जहां जहां गलती आपसे करा सकता है आयोग, वहां मैं बता रहा हूं आपको टारगेट स्टेट क्या है, तो आपका मेघालय है और असम है, ठीक है। तो यहां पे इस कार्यक्रम को चलाया गया। स्वावलंबनी, स्वावलंबन से संबंधित है, इंपावरमेंट से संबंधित है। यानी इसमें एक तो देखो गवर्नमेंट क्या टारगेट की है, बोले कि इस योजना का जो लाभ है वो कहां मिलेगा, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में, यानी जो उच्च शिक्षण संस्थाएं हैं वहीं पे केवल इस योजना का लाभ मिलेगा। यानी गवर्नमेंट क्या कह रही है, गवर्नमेंट इस योजना के तहत नॉर्थ ईस्ट में वुमेन्स को हायर एजुकेशन में शिक्षा, यानी उच्च शिक्षा में जो नामांकन दर है, जो इनरोलमेंट रेट है, ठीक है, नामांकन दर है, उसमें भी टारगेट करे कि वृद्धि कराया जा सके। तो उच्च शिक्षा में नॉर्थ ईस्ट में जो महिलाओं का नामांकन दर है उसमें वृद्धि टारगेट की है। तो कह रही क्या कि हम क्या करेंगे, ऐसे 600 वुमेन्स, 600 महिला छात्राओं का क्या करेंगे, पहचान करेंगे, उनको हमारा टारगेट है, हमारा लक्ष्य, यहाँ पे मैंने कहा कुछ टारगेट लिखा गया होगा, तो लक्ष्य क्या होगा कि 600 महिला छात्राओं को क्या करना, ट्रेनिंग देना, प्रशिक्षण देना, उनमें उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप को क्या करना है, विकसित करना होगा। ये हमारा उद्देश्य है। और उसका चयन हम क्या करेंगे, तो हायर इंस्टीट्यूट एजुकेशन से करेंगे, ध्यान देना, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट से करेंगे, ठीक है। इसके बाद से ध्यान देना, गवर्नमेंट ने एक योजना लिखाया, योजना का नाम क्या है, अच्छा ये योजना कब लाई गई, फरवरी 2025 में, फरवरी 2025, प्रधानमंत्री युवा मेंटोरशिप योजना 3.0। देखो प्रधानमंत्री युवा मेंटोरशिप, तो यहाँ पे एक तो क्या है, सिंपल सा था कि मेंटोरशिप प्रदान किया जाएगा। योजना ये बता रही है कि भाई युवाओं को मेंटरशिप प्रदान किया जाएगा। अब बात है किस क्षेत्र में युवाओं को मेंटरशिप प्रदान किया जाएगा, ये लिखा है 3.0, यानी इसका 2 फेज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो 3.0 आपका कब स्टार्ट हुआ, मार्च महीने में स्टार्ट हुआ, मार्च महीने में स्टार्ट हुआ आपका, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इसका उद्देश्य, देखो हम क्या कह रहे हैं कि हम लेखन शैली, भाई आजकल क्या है, समय के साथ लोग अब सोशल मीडिया पे ज्यादा पढ़ना पसंद कर रहे हैं, बुक्स पे थोड़ा उनका ध्यान लोगों का कम चल गया। लेकिन हमने क्या टारगेट किया कि अगर हम अच्छी अच्छी बुक्स को लिखवाएं ताकि जो भारतीय साहित्य है वो समृद्ध बने, भारतीय साहित्य का क्या है, समृद्ध बने। कल को कोई ये ना आके कह दे कि भारतीय साहित्य हमारे एक अलमारी के बुक्स के बराबर है, ठीक है। तो भारतीय साहित्य क्या बने, समृद्ध बने। और भारतीय साहित्य समृद्ध कैसे बनेगा, देखो कोई भी साम्राज्य की समृद्धता बताती है कि उसका उत्तराधिकार कैसा था। उत्तराधिकारी अगर दुरुस्त है, उत्तराधिकारी अगर सक्षम है तो साम्राज्य चलेगा। भारतीय साहित्य का भी सेम हाल है। अच्छे अच्छे लिटरेचर्स अगर समय के साथ लिखे जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारी जो लिटरेचर शैली है उसमें समृद्धता आएगी। तो कह रहा है कि इसका उद्देश्य है, एक टाइम बताया है, एक ईयर बताया है कि ईयर कितना टारगेट किया गया। युवा का मतलब क्या है, यहाँ पे युवा का मतलब है 30 ईयर, 30 वर्ष, ठीक है। यूथ का मतलब यहाँ पे क्या है, तो यूथ का मतलब यहाँ पे 30 वर्ष का युवा, ठीक है। कह रहा है कि 30 वर्ष के जो क्या है, जो लेखक है, जो युवा लेखक है, तो यहाँ पे युवाओं को किसका, तो मतलब युवा लेखक की बात कर रहा है, ठीक है। युवा लेखक की बात कर रहा है जिनकी उम्र क्या हो, 30 ईयर से डाउन हो। उनको क्या किया जाएगा, उनको प्रशिक्षित किया जाएगा, उनको ट्रेनिंग प्रदान किया जाएगा ताकि वो भारतीय साहित्य को क्या करेंगे, अच्छी अच्छी पुस्तकें लिखे ताकि भारतीय साहित्य समृद्ध हो सके। देखो अच्छा किन किन भाषाओं में, कह रहा है कुल 22 भाषाओं में, ध्यान रखना 22 भाषाओं और अंग्रेजी में भागीदारी। पिछले दो, ये 3.0 है तो 2 संस्करण इसके पहले हो चुके हैं, तो उन दोनों संस्करणों में क्या है, 22 भाषा, ठीक है। ऑफिशियल हमारे पास लैंग्वेज कितनी है, 22। इसके बाद से 101 इंग्लिश हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, ध्यान देना, इंग्लिश, ठीक है। इसमें हमने क्या किया कि लिटरेचर्स लिखवाए हैं, युवा और जो लेखक है इन भाषाओं में क्या है, लिटरेचर्स उनके द्वारा लिखी गई, ठीक। आप समझो, कह रहा है कि भाई कि ये जो युवा मेंटरशिप योजना प्रधानमंत्री, इसकी कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी होगी, कौन ऐसा है जो इस पूरी कार्य की देखरेख कर रही है, कौन रेगुलेट कर रही है। तो नेशनल बुक ट्रस्ट, एनबीटी, गवर्नमेंट, भारत सरकार की जो नेशनल बुक ट्रस्ट है, एनबीटी के द्वारा इस पूरी योजना की क्रियान्वयन एजेंसी बनाई गई है, वो देखरेख करेगी, ठीक है। अब क्या है, ठीक है, तो देखो कह रहा कि एनबीटी ने ये क्यों लेके आया, तो एनबीटी का उद्देश्य क्या है कि भारत की जो सांस्कृतिक और बौद्धिक धरोहर है, ठीक है,
उसको उजागर किया जाए। भाई लिखा जाएगा ज्यादा से ज्यादा, तो हम क्या करेंगे, अपनी जो हमारी कल्चरल और जो हमारी बौद्धिक जो विरासत है, जो धरोहर है, उसको हम संभाल पाएंगे। लोग पढ़ेंगे तभी तो, नहीं लिखेंगे नहीं संरक्षित करेंगे, लिखेंगे मतलब संरक्षित करेंगे, लोग जागरूक होंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे हमारा अतीत इतना धनी था। ठीक है, अच्छा कह रहा है कि 3.0 की जो अवधि है वो लास्ट दिसंबर पे जाके क्या होगी, खत्म, लास्ट दिसंबर में खत्म हो जाएगी। ठीक है, ध्यान देना, तो ये चीज ध्यान देना। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट बात है, बायो सारथी पहल स्टार्ट किया गया हमने। ठीक है, देखो बायो सारथी पहल कितने मंथ के लिए स्टार्ट किया गया, 6 मंथ। ठीक है, ये भी एक मेंटोरशिप पहल है, ये भी एक मेंटोरशिप पहल है। देखो इसमें कहा गया है कि गवर्नमेंट क्या करे, स्टार्टअप्स को बढ़ावा दे रही है। तो स्टार्टअप्स तो भाई कई सेक्टर के हो सकते हैं, तो बायो स्टार्टअप्स को बढ़ावा दे रही है गवर्नमेंट। करिए कि भाई ऐसे स्टार्टअप्स जो बायो स्टार्टअप्स हो, भाई बायो स्टार्टअप्स क्या हो कि उनके जो उत्पाद है, उनकी क्या हो, उनकी एक्सेस, वैश्विक एक्सेस, वैश्विक पहुंच सुनिश्चित हो सके, भाई हम उनको मार्केट दे पाए। ठीक है, तो वैश्विक पहुंच सुनिश्चित हो सके, साथ ही साथ उनके व्यवसाय में विस्तार हो सके। तो हम ऐसी विभिन्न देशों से या इनके साथ, एक तो हम क्या कर रहे हैं, एमओयूज कर रहे हैं ताकि हमारे स्टार्टअप्स के माल वहां बिक सके। दूसरा, हम अपने स्टार्टअप्स में को ऐसा इनहेंस करें, संरक्षण दें, उनकी गुणवत्ता में वृद्धि करें ताकि उनकी उत्पाद और ऑटोमेटिकली डिमांड क्रिएट करा सके। ठीक है, तो बायो स्टार्टअप्स को क्या करें, बायो स्टार्टअप्स के लिए कह रहा है घरेलू, घरेलू मतलब ठीक है, भारत के बाजारों में तो उनके लिए पहुंच हुई हो, मतलब भारत के बाजार में उनकी एक्सेस तो हुई हो, उनका मार्केट तैयार हो सके। वैश्विक मार्केट को भी टारगेट करने का गवर्नमेंट का लक्ष्य है। तो गवर्नमेंट क्या कह रही है, भारत सरकार की बेसिकली जो आपकी डिपार्टमेंट ऑफ, हम लोग कह सकते हैं कि साइंस एंड टेक है। ठीक है, वो इस पूरी योजना की देखरेख कर रही है, इस पूरी योजना की। तो क्या क्या रहा है यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो यहां बताई गई है। ठीक है, सारी इंपॉर्टेंट बात देखो यहां बताई गई है, बहुत ध्यान से देखना। कह रहा है कि जैव प्रौद्योगिकी उद्योग, जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, ध्यान देना, जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है, यानी बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद। कह रहा है कि इसकी स्थापना का भी क्या हुआ है, 13वां संस्करण हो गया है। तो जाहिर सी बात है, जब इसका 13वां संस्करण होगा तो स्थापना दिवस के अवसर पर क्या होगा, प्रोग्राम आयोजित किया गया होगा। तो जब ये एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था, एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, इसके 13वें स्थापना दिवस के का कार्यक्रम था, तो वहीं पे क्या किया गया, बायो सारथी पहल की शुरुआत की गई। किसके द्वारा, तो हमारे जो ठीक है, जो हमारे केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा। तो इनके द्वारा क्या किया गया, इसी के कार्यक्रम के दौरान बायो सारथी पहल स्टार्ट किया गया। समझना बात को, इंटरलिंक करते चल रहा हूं ताकि चीजें तैयार हो सके। बायो सारथी पहल स्टार्ट किया गया। अब इस बायो सारथी पहल की क्या भूमिका होगी, तो बायो सारथी पहल का काम क्या है, तो भाई क्या है, बायो स्टार्टअप को संरक्षण प्रदान करना। बायो स्टार्टअप को क्या करना, संरक्षण प्रदान करना। कैसे संरक्षण, कि भाई हम ये नाम ही क्या है, बायो सारथी, यानी बायो सेक्टर के जो स्टार्टअप्स है उनको सारथी प्रदान करके, ठीक है, क्या करेंगे, उनसे उनके सामने जो चैलेंजेस आ रहे होंगे उनको दूर करेंगे। तो क्या कह रहा है, देखो कि बायो सारथी पहले एक 6 महीने का कार्यक्रम होगा जो संरचित मेंटोर या मेंटी जुड़ाव को बढ़ावा देगी। इस मेंटोर का काम क्या होगा कि स्टार्टअप्स को अपने उद्यम को विस्तार करने में, मतलब चैलेंजेस को, जो चैलेंजेस आ रहे हैं घरेलू मार्केट में या वर्ल्ड लेवल के मार्केट में, ठीक है, या यानी ग्लोबली मार्केट में, उस चैलेंज से कैसे निपटा जाए, इसके लिए मेंटोरशिप प्रदान करेंगे, यानी एक सारथी की भूमिका में इनके साथ रहेंगे। ठीक है, तभी तो क्या होगा, विश्व में इनकी पहुंच और इनके व्यापार में विस्तार क्रिएट किया जा सकेगा। तो बायो सारथी पहल का नाम आप समझ गए। ठीक है, आपको अब यहां से दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहां से दिक्कत नहीं होगी। अब चलो, अब आपको क्या बताना है, पंचायती राज। अब देखो मैंने यहाँ क्या लिखा है कि पंचायती राज को एज अ टॉपिक आपको तैयार करना है। ध्यान रखना, पंचायती राज को क्या करना है, आपको एज अ टॉपिक तैयार करना है। और पंचायती राज से जुड़ी जो कमिटीज थी, एक बार आप सब पंचायती राज से जुड़ी हुई कमिटीज के बारे में, ठीक है, एक बार कमेंट करो कि सर ये पंचायती राज की ये कमिटीज थी, 4 कमिटीज का नाम सर्च बताओ और उनको कालानुक्रम में उनको अरेंज करो। ठीक है, उनको कालानुक्रम में अरेंज करो। मैं, ठीक है, ध्यान रखना। अब हम लोग देखेंगे सशक्त पंचायत नेत्री अभियान। ठीक है, अब देखो यहां पे एक वर्ड क्लियर फोकस करो। देखो हमेशा आपको चीजों के नाम पे जाओगे तो आधी दिक्कत आपकी दूर हो जाएगी। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, नेत्री अभियान लिखा है। देखो नेत्री का मतलब क्या होता है, जैसे नेता, नेत्री, नेत्री बेसिकली क्या है, जो वुमेन लीडर्स हैं, ठीक है, उनका संबंध हो गया। जो वुमेन लीडर्स हैं उनसे संबंधित हो गया, वुमेन लीडर, ठीक है,
वुमेन लीडर से आपका संबंधित हो गया, ठीक है। और कैसी वुमेन लीडर, तो पंचायतों की जो वुमेन लीडर्स है। भाई हमने पंचायत में क्या किया था, आपको अगर याद होगा आर्टिकल 243D यानी 243D। तो 243D में क्या है, पंचायतों में आरक्षण से रिलेटेड प्रावधान है, पंचायतों में आरक्षण से रिलेटेड प्रावधान है। अब इसमें क्या है भाई, ये कहता है कि एससी और एसटी वर्ग को जनसंख्या के अनुपात में क्या किया जाएगा, रिजर्वेशन दिया जाएगा। और यही क्या करता है, वुमेन रिजर्वेशन के संदर्भ में बात करता है कितना, 1/3, 1/3। मतलब सबकी अपनी जो कैटेगरी है एससी एसटी ओबीसी जनरल, तो उसकी 1/3 क्या होगा, मिनिमम। अच्छा ये बात मैक्सिमम की नहीं कहता है, ये कहता है मिनिमम 1/3 क्या सीटें पंचायतों में वुमेन्स लीडर के लिए, महिला नेत्री के लिए क्या किया जाएगा, संरक्षित रखा जाएगा। अब गवर्नमेंट चाहे तो इसको 1/3 को बढ़ा के वो इन फ्यूचर 1/2 कर सकती है, ठीक है, लेकिन 1/3 से रिड्यूस नहीं कर सकती है, ठीक है। इसको बढ़ा सकती है, आरक्षण को महिलाओं में बढ़ा सकती है, आधा कर सकती है, ठीक। क्यों, ताकि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल सके। आर्टिकल, अब देखो आपके लिए आर्टिकल 243A B C D, ठीक है, और आई आपके लिए सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान देना। आपको इसके लिए मैं कहूं कि आपको क्या करना है, पंचायती राज का नोट्स बना लेना है। 2-3 क्वेश्चंस पेपर में आपके आ जाते हैं, ठीक है, ध्यान देना। अब तो पंचायती राज का जनक भारत में किसको कहा जाता है, भारत में पंचायती राज का जनक किसको कहा जाता है, अब बताओ। देखो अब पहली बात, इस अभियान को समझो, इस अभियान को समझो। यह अभियान आपके लिए बहुत अच्छा अभियान है, समझो। कह रहा कि पंचायती राज मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। पंचायती राज मंत्रालय ने क्या किया भाई, न्यू दिल्ली में एक राष्ट्रीय कार्यशाला बुलाई, ठीक है, एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। अब इस राष्ट्रीय कार्यशाला में किस चीज का बात दिया गया कि भाई ये राष्ट्रीय कार्यशाला कितने वर्ष तक चलेगी, 1 वर्ष तक चलेगी। इस राष्ट्रीय कार्यशाला में 1 वर्ष तक सशक्त पंचायत नेत्री अभियान चलेगा। और इसमें बोला क्या गया कि जो तीनों पंचायत के चरण है, ठीक है, जिला स्तर, तीन फेज है ना भाई, हमको पता है कि कमिटीज, ठीक है। तो बलवंत राय मेहता ने क्या सुझाव दिया था कि त्रिस्तरीय पंचायत के गठन की बात बोली थी। और छोटे मेहता, बड़े मेहता अर्थात बलवंत राय मेहता, छोटे मेहता का नाम बताओ। तो बड़े मेहता ने क्या था कि त्रिस्तरीय पंचायत की बात बोलते हैं, त्रिस्तरीय पंचायत की बात बोलते हैं। तो तीनों स्तर की महिलाओं के, इसमें केवल फर्स्ट या सेकंड, ऐसा ग्रामीण महिला यानी प्रधान की बात केवल नहीं कर रहा है, ठीक है, इसमें बीडीसी की बात नहीं कर रहा है केवल कि ब्लॉक लेवल की। तो तीनों स्तर, जिला, ब्लॉक लेवल और ग्राम स्तर, इन तीनों या पंचायत स्तर, इन तीनों ही स्तर की महिलाओं को क्या किया जाएगा, इसमें उनकी क्षमता निर्माण में वृद्धि किया जाएगा। तो 1 वर्ष तक ये पंचायत शाला चलेगी, ठीक है। समय समय में क्या है, महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए क्षमता निर्माण जो हस्तक्षेप है उनको मजबूत किया जाएगा। बेसिकली क्षमता निर्माण में वृद्धि किया जाएगा, किसके, महिलाओं के। क्यों क्षमता निर्माण में वृद्धि किया जाएगा, ताकि उनकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो अच्छी हो सके, ठीक है, ध्यान देना। जमीनी स्तर पे उनका शासन जो वो बढ़िया हो सके। टोटल कह रहा है कि इस कार्यक्रम में 1200 से अधिक महिला ग्राम पंचायतों, महिला पंचायत प्रतिनिधियों, ग्राम पंचायत नहीं बोला है, 1200 से अधिक महिला पंचायत प्रतिनिधि विभिन्न राज्य एवं केंद्र शासन प्रतिनिधि कार्यशाला में क्या लेंगे, भाग लेंगे। मतलब केवल एक राज्य से नहीं, डिफरेंट राज्य से कुल 1200, टोटल 1200। यहाँ पे संख्या भी आपको क्या रखना है, 1200 याद करनी है। तो एक साल में 1200 से अधिक महिला पंचायत प्रतिनिधि को क्या किया जाएगा, पे क्षमता निर्माण की जगह उनमें, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। ध्यान देना। अब क्या करा है कि यहाँ पे पहली बार जब पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तर की महिलाओं को एक मंच प्रदान किया जा रहा है, तीनों स्तर की महिलाओं, ये समझना बात को। अब देखो मैंने आपसे एक होमवर्क दिया था, ईश्वर करेगा आप लोग होमवर्क कियोगे, नहीं कियोगे तो ध्यान देना। अब ध्यान देना, आपकी स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, ठीक है, ये ध्यान दो। जो कमिटीज थे, तो बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में बनी थी, त्रिस्तरीय चुनाव की बात की थी इसने, ठीक है। अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय चुनाव की बात की थी, 20 साल बाद छोटे मेहता का था। जीवीके राव समिति 1985 में आई थी, और लक्ष्मी मल सिंघवी समिति 1986 में बनी थी, ठीक है ना। तो ये कमिटीज भी अपने दिमाग में आपको रखना है। नेक्स्ट आइए, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना, ठीक है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना। तो पहली बात किस मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया, देखना जिस फॉर्म में जो चार्ट आपको बनवाया हूं
उसी चार्ट को दिमाग में रखो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ये कब स्टार्ट किया गया, तो जनवरी 2025 में, जनवरी 2025 में इस योजना को स्टार्ट किया गया। एम क्या है, उद्देश्य क्या है इस योजना का, तो उद्देश्य है कि छात्रों को शोध अर्थात रिसर्च और शैक्षणिक संस्थानों तक, ठीक है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उन तक सरलता से पहुंच प्रदान करना है। मतलब वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना का उद्देश्य क्या है कि छात्रों को शोध और शैक्षणिक संस्थानों तक, ध्यान देना, शोध और शोध प्लस शैक्षणिक संस्थान, ठीक है, शोध और शैक्षणिक संस्थानों तक पहुंच क्या करना, पहुंच प्रदान करना, पहुंच प्रदान करना, ये उनका क्या है, उनका उद्देश्य है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना कहती है कि हम क्या करेंगे इसके लिए, भाई शोध को बढ़ावा देना है तो भाई पहले भारतीय क्या करे, रिसर्च पेपर्स पढ़ना स्टार्ट करे, फिर रिसर्च करना स्टार्ट करे, कॉपी पेस्ट करना मत स्टार्ट करे। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई हम इसके तहत क्या करेंगे कि इंटरनेशनल लेवल के जो रिसर्चर्स हैं तो 30 अंतरराष्ट्रीय प्रकाशकों की, 30 अंतरराष्ट्रीय प्रकाशकों की क्या किया जाएगा, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय प्रकाशकों की 13,000 से अधिक, 30 के लिख देता हूं, 13,000 प्लस 13,000 से अधिक विद्वतापूर्ण पत्रिकाओं तक पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। इस योजना के तहत 30 अंतरराष्ट्रीय प्रकाशकों, ये इंपॉर्टेंट बात याद रखना, ठीक है, जो महत्वपूर्ण विशेषता इंपॉर्टेंट फीचर्स का हेडिंग करवा था वहां लिखना कि 30 अंतरराष्ट्रीय प्रकाशकों की 13,000 से अधिक विद्वतापूर्ण पत्रिका तक पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। टारगेट कितने हैं, तो कह रहा टारगेट हमारा यह है कि 6300 से अधिक इंस्टीट्यूट के लगभग 1.8 सीआर छात्र इस योजना का लाभ उठा सके। कितना, लगभग 1.8 सीआर, 1,80,00,000 छात्र कितने इंस्टीट्यूट से, 6300 इंस्टीट्यूट के लगभग इतने छात्र क्या सकें, इस योजना का लाभ उठा सकें, इस बात का ध्यान दिया जाएगा। और इसमें उन इंस्टीट्यूट को टारगेट किया जाएगा या उन शहरों को टारगेट किया जाएगा जो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज है, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के टारगेट किया जाएगा। ध्यान देना, फिर से एक बार रिवीजन करा देता हूं कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की योजना है ताकि छात्रों में शोध एवं शैक्षणिक संस्थानों तक उनकी पहुंच सुनिश्चित हो सके। गवर्नमेंट इस योजना के तहत 30 अंतरराष्ट्रीय प्रकाशकों के 13,000 से अधिक पत्रिकाओं, यानी जो रिसर्च पेपर से विद्वतापूर्ण पत्रिकाएं हैं, उस तक पहुंच सुनिश्चित करवाएगी। टीयर 2 टीयर 3 शहर इसके टारगेट जोन में है। 1.8 करोड़ छात्र इसके लाभार्थी बनेंगे। 6300 इंस्टीट्यूट से, देश के 6300 इंस्टीट्यूट से इन छात्रों का चयन किया जाएगा। अब टारगेट क्या है, कह रहा 2025, 2026, 2027 तक इन 3 वर्षों के लिए, 2025 के लिए, 2026 के लिए और 2027 के लिए, इन 3 वर्षों के लिए वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन पहल के लिए 6,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। कितना, 6,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। 6,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया, 6,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ठीक है, अब यहां पे क्रियान्वयन एजेंसी कौन सी है, ठीक है, इसकी क्रियान्वयन, तो भाई शिक्षा मंत्रालय, तो सिंपल सी बात यूजीसी, यूजीसी के तहत सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क, देखना इसका क्या होगा, क्रियान्वयन एजेंसी होगा। यूजीसी के तहत क्या होगा, सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क इसका क्रियान्वयन एजेंसी होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पंचायत से संसद 2.0 कार्यक्रम, पंचायत से संसद 2.0। अब आपको होमवर्क क्या है, आपको बिरसा मुंडा जी के बारे में पढ़ना है। ध्यान रखना, आप केवल वही पढ़ जाओ जो घटना चक्र में दिया गया, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, बिरसा मुंडा जी आपको जब लोग जनजातीय मूवमेंट, जनजातीय आंदोलन देखते हैं अंग्रेजी शासन के खिलाफ, द्वीपों के खिलाफ, जनजातीय आंदोलन, यहीं पे कुछ होमवर्क लो आप लोग, जनजातीय आंदोलन, तो आपको मुंडा विद्रोह बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि बिरसा मुंडा जी का क्या है, बिरसा मुंडा जी के क्या है 150वीं जयंती है, तो चांद से पूरा कि मुंडा आंदोलन पे क्वेश्चन आ जाए, तो हमको ये दिमाग में रखना है, मुंडा आंदोलन, हाँ मुंडा आंदोलन, इसको तो इन डिटेल देखना है। यहीं पे आपको बिरसा मुंडा जी से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशंस मिलेंगी, बिरसा मुंडा जी से रिलेटेड। अब क्या करना है, जो प्रमुख जनजातीय आंदोलन हुए हैं, ठीक है, कुका विद्रोह, कुकी विद्रोह, ऐसे बहुत सारे, ठीक है, तो हमको क्या करना है, एक एक मूवमेंट का, एक एक जनजातीय विद्रोह का हमको क्या करना है, एक अरेंज करना है और दूसरे उनके लीडर का नाम पता रहना चाहिए।
और कुछ इंपैक्ट हुआ, कुछ प्रभाव हुआ, मतलब गवर्नमेंट ने कुछ रियायतें दी, ठीक है। जैसे संथाल परगना जिले की मान्यता दी गई थी, ठीक है। तो परगना ठीक है, संथाल आंदोलन, संथालों ने विद्रोह कर दिया था मुंडाओं के अगेंस्ट, ठीक है। तो ध्यान देना, तो हमको क्या करना है, द्वीपों के अगेंस्ट, मुंडाओं के अगेंस्ट मैंने बोल दिया है, द्वीपों के अगेंस्ट, ठीक है। अब बताना द्वीको किसे कहते थे, द्वीको। तो जनजातीय आंदोलन का मुझे चार्ट चाहिए, और मुझे क्या चाहिए, आप लोग खुद अपने लिए ईमानदार बनो, अपने लिए ईमानदार बनोगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक ना। तो खुद के लिए ईमानदार बनना, ये चीज ध्यान देना। अब आ जाओ, कह रहा है कि वो आपका जो ये क्या है, जो ये आपका पंचायत से संसद 2.0 कार्यक्रम है। अब ये कहता क्या है, तो इस कार्यक्रम का पहली बात, आयोजन कहां किया गया, क्यों किया, पंचायत से संसद 2.0 जनवरी माह में इसको स्टार्ट किया गया, क्योंकि बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती मनाई गई 6 जनवरी को। अच्छा, यहां पे मैं कहूंगा कि 150वीं जयंती मनाई गई है 6 जनवरी को, तो हमको क्या करना है कि 6 जनवरी भी याद कर लेना है, ठीक है। 6 जनवरी भी हमको याद कर लेना चाहिए, ठीक ना। इसका आयोजन किसने किया, तो राष्ट्रीय महिला आयोग एवं लोकसभा सचिवालय द्वारा, ठीक है, जनजातीय मामलों के मंत्रालय के सहयोग से, ठीक है, ध्यान देना। तो इसका आयोजन किसने किया, किस मंत्रालय के द्वारा, तो भैया जनजातीय मामलों के मंत्रालय के सहयोग से, ठीक है। बेसिकली जनजातीय मंत्रालय के सहयोग से NCW यानी राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, ठीक है, और लोकसभा सचिवालय, इन दोनों लोग के समन्वित प्रयास से जनजातीय मंत्रालय ने सपोर्ट दिया, उसके थ्रू पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 स्टार्ट किया गया, ठीक है, स्टार्ट किया गया। ये योजना 22 राज्यों, 28 राज्य हमारे पास, लेकिन कई सारे राज्य ऐसे हैं जहां पे एसटीज नहीं है, तो 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, ठीक है, से 502 निर्वाचित, ठीक है, महिला प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया। अनुसूचित जाति की 502, देखो राष्ट्रीय महिला आयोग ने शुरू किया है, तो जाहिर सी बात है इसमें महिला प्रतिनिधि होंगी, तो 502 दे देना, जो महिला प्रतिनिधि हैं एसटी कम्युनिटी की, दे देना, अनुसूचित जनजाति की, 22 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के, वो पंचायत से संसद 2.0 मूवमेंट या आंदोलन या हम लोग कह सकते हैं कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे, ठीक है, ये बात समझ गए। अच्छा, अब बात आती है 502 का चयन कहां से किया जाएगा, तो इन 502 का चयन हम लोग पंचायतों से भी कर सकते हैं, ULBs से कर सकते हैं, यानी शहरी स्थानीय निकाय से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देना। अब कह रहा है कि 1.0 2024 में स्टार्ट किया गया था, और 500 से अधिक लोगों ने तब भी पार्टिसिपेट इसमें किया था। नेक्स्ट हमारा है शतावरी। देखो शतावरी क्या है आपका, आप इसको देखोगे तो एक झाड़ीनुमा पौधा, आप इसको गूगल जरूर करना, ठीक है, तो आपको दिखेगा एक ये झाड़ीनुमा पौधा है, और ये औषधीय महत्व रखता है, ठीक है, औषधीय महत्व रखता है शतावरी आपको, ठीक है। प्रेग्नेंटेड जो वुमेन्स है, नॉर्मली देखो गूगल करने पे मैंने इसको गूगल किया तो ऐसा लिखा था, ठीक है, ध्यान देना आप लोग, ऐसा नहीं कि मेरे कहने से कोई खाएगा, मैं डॉक्टर नहीं हूं, ठीक है, मैं गूगल करके बता रहा हूं। तो इसमें लिखा था मतलब कि बेसिकली पहले मतलब प्रेग्नेंटेड वुमेन्स को ये दिया जाता था, जो लड़कियां थी उनको दिया जाता था, तो इसके लाभ थे। दूसरा कई जगहों पे लिखा था इसको कि पशुओं को भी क्या होता था कि खिलाया जाता था शतावरी का पौधा। तो शतावरी क्या है ना, यानी औषधीय महत्व का पौधा है। गवर्नमेंट ने क्या है यहां पे ध्यान देना, इसकी बहुत सारी बातें यहां क्लियर की गई हैं। ऐसा क्यों स्टार्ट किया गया पहल, तो यहां पे लिखा गया है, देखो शतावरी एक बेहतर स्वास्थ्य के लिए एक पहल स्टार्ट किया गया, एक अभियान स्टार्ट किया गया, क्यों किया गया, तो इसकी शुरुआत यहां से होती है। होता क्या है कि 15 अगस्त 2022 को मोदी जी लाल किला जाएंगे, और लाल किला से एक अभियान, एक आह्वान करते हैं। यहां पे वो अपने पंचप्रण, आप बताओ कि क्या वो पंचप्रण क्या था, पेपर में इस पंचप्रण के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, तो आप लोग होमवर्क लिखो 2022 में किया गया पंचप्रण क्या है। तो कह रहा है इस पंचप्रण का वो क्या, ये क्या करता है, समर्थन करता है, मतलब अभी जो अभियान स्टार्ट किया गया है शतावरी, ठीक है, वो इस पंचप्रण का क्या करता है, समर्थन करता है, इस पंचप्रण को सपोर्ट करता है, जिसका उद्देश्य क्या है, 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना। तो पंचप्रण को दिमाग में रखना है क्या है, कह रहा महिला स्वास्थ्य सुधार में
शतावरी का एक महत्वपूर्ण योगदान है, ये एक औषधीय पौधा है। इसी के लिए राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड ने इस अभियान को नेतृत्व कर रहा है, यानी ये अभियान चला रहा है। इसके पहले कई सारे ऐसे पौधे जो औषधीय महत्व के पौधे हैं, जैसे आंवला, जैसे मोरिंगा, जैसे गिलोय, जैसे अश्वगंधा, इसके लिए भी सक्सेसफुल तरीके से इसी प्रकार के अभियान चलाए गए थे। अभी शतावरी के लिए चलाया गया। नेक्स्ट आइए, आयोग एवं समितियां। अब देखो इरिडा, इरिडा का गठन कब किया गया, इसमें लिखा हुआ है, आप बता सकते हो। इरिडा का गठन आपका 1999 में किया गया और 2000 में, वर्ष 2000 में ये क्या होती है, ये आपकी एक वैधानिक निकाय के तौर पे स्टेब्लिश की जाती है। तो 1999 में इसकी स्थापना की गई थी इरिडा की। देखो यहाँ पे पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने पहले आपके लिए यहाँ पे देखो ढक दिया हो ना, ये देखो 2 फैक्ट देखो यहाँ पे बहुत प्यारे ढका हूं। एक तो इरिडा की स्थापना किस कमेटी के सुझाव के अकॉर्डिंग की गई थी, किस कमेटी ने ऐसा कहा कि भाई इरिडा की स्थापना की जानी चाहिए, ठीक है। तो मल्होत्रा समिति के सुझाव के आधार पर 1999 में हमने इरिडा की स्थापना की, ठीक है। तो बीमा अधिनियम हमारा है 1938, बीमा एक्ट कब है, 1938 का है। तो बीमा एक्ट 1938 की समीक्षा के लिए दिनेश खारा समिति का हमने क्या किया, गठन किया। दिनेश खारा कौन है, तो एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष हैं, एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष हैं, ठीक है। कौन, दिनेश खारा जी। तो दिनेश खारा जी की अध्यक्षता में हमने बेसिकली इस एक्ट की समीक्षा के लिए, बीमा अधिनियम 1938 की समीक्षा के लिए इस कमेटी का गठन किया गया है। ये कमेटी बेसिकली क्या है, करा कि यह समिति प्रस्तावित, बेसिकली बात ये किया गया है कि बीमा अमेंडमेंट एक्ट लाया जा रहा है, बीमा अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है। उस बिल का प्रावधान ये है कि हम जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उसको 74% से बढ़ा के 100% करेंगे, ठीक है। तो इसी बिल को लेके बेसिकली क्या, इस कमेटी को बैठाया गया है, ठीक है। ये समिति प्रस्तावित बीमा अमेंडमेंट बिल को के अनुरूप है, इस पे सुझाव इसको देना है, ठीक। तो दिनेश खारा समिति का संबंध किससे है, तो दिनेश खारा समिति का संबंध है बीमा अधिनियम 1938 के में जो अमेंडमेंट किया रहा है उस पे सुझाव देने के लिए, उस पे, ठीक है, हाँ, उस पे उसकी समीक्षा करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे इरिडा के बारे में लिखा हुआ है, तो ध्यान देना आप लोग। नेक्स्ट आपका है एमके जैन कमेटी, एमके जैन कमेटी। तो देखो यूनिवर्सल बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए क्या है, आवेदन आ रहे हैं, मतलब आवेदन आ रहे हैं कि भाई हम क्या करना चाह रहे हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स स्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। तो यूनिवर्सल बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए जो आवेदन आ रहे हैं, तो उसका क्या करना होगा, उसका मूल्यांकन करना होगा। लेकिन मूल्यांकन कैसे होगा, कौन करेगा मूल्यांकन, तो उस आवेदन के मूल्यांकन हेतु क्या किया गया, एक बाहरी सलाहकार समिति का गठन किया गया, एक अस्थाई बाहरी सलाहकार समिति का, यानी बेसिकली एक कमेटी का गठन किया गया। क्यों, ताकि जो यूनिवर्सल बैंक्स हैं प्लस जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं इनका मूल्यांकन, इनके आवेदन का मूल्यांकन किया जा सके, इनके आवेदन का मूल्यांकन करने के लिए, ठीक है, आवेदन का मूल्यांकन करने के लिए। अब देखो एमके जैन समिति का गठन किया गया। एमके जैन कौन है, तो आरबीआई की पूर्व डिप्टी गवर्नर है। अब हमारा काम क्या होना चाहिए, अभी आरबीआई के नए गवर्नर कौन बनाया गया है, न्यू गवर्नर, अभी आरबीआई के नए गवर्नर कौन बनाया गया है, और जो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर थे उनको कहीं शामिल किया गया है, कुछ तो बनाया गया है। मैं पढ़ाया हुआ हूं, अभी आपको बताना है, अभी वर्तमान में आरबीआई का नया गवर्नर कौन है, सेकेंड जो आरबीआई के इसके पहले गवर्नर थे, ठीक है, उनको क्या बनाया गया है, ये भी बात, ये 2 बातें बहुत क्लियर बतानी है आपको। तो एमके जैन समिति का गठन क्यों किया गया, ये आप समझ गए। अब बाकी यहाँ पे इसके मेंबर्स का नाम लिखा है, तो हमको इससे नहीं मतलब है, कितना याद करोगे। कमेटी का कार्यकाल अपना का कितना है, 3 ईयर के लिए है, तो ये अपने दिमाग में रखना, 3 वर्षीय कार्यकाल है इसका। अब देखेंगे सम्मेलन, प्रदर्शनी, मेले और महोत्सव। देखो एक प्रदर्शनी स्टार्ट किया गया, उसका नाम है प्रकृति 2025, प्रकृति नेचर 2025। ये सम्मेलन क्यों स्टार्ट किया गया, तो देखो अब क्या है कि इन्वायरमेंट बहुत तेजी से निगेटिवली इंपैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करें, कार्बन सिंक तैयार कर रहे हैं, तो कार्बन मार्केट तैयार हो रहा है,
तो कार्बन बाजार पर आयोजित था यह पहला सम्मेलन, कार्बन बाजार पर आयोजित था यह सम्मेलन जो प्रकृति 2025 है। यह एक ऐसा सम्मेलन है जो कार्बन मार्केट पर आयोजित था और इसका उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने, ठीक है, उद्घाटन किया था। और इसका आयोजन किसने किया? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने, ठीक है, याद आया। तो नेचर से आप लोग कार्बन मार्केट समझ आना, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो इसका आयोजन किया और उद्घाटन किया किसने किया इस कार्यक्रम का? तो मनोहर लाल खट्टर जी, ठीक है। क्या कह रहा है? कह रहा है इस सम्मेलन का बेसिकली उद्देश्य क्या है कि हम जो भारत का कार्बन मार्केट है उसकी वो कैसे वर्क कर रहा है, भारत का कार्बन मार्केट, एक तो उसकी स्टडी कर सके, उसको अंडरस्टैंड कर सके, उसको समझ सके, और कैसे भारत के कार्बन मार्केट को और डेवलप किया सके, इस पे विचार कर सके। इसके लिए नेचर 2025 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट देखेंगे, भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025। भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 क्या? ये देखिए, कह रहा मुंबई में आईएमसी चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मुंबई में आईएमसी चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन किया गया, ठीक है। जरा किसने? तो पहली बात किसने और कहां पे उद्घाटन किया? तो मुंबई में इसका उद्घाटन हुआ। एक तो फैक्ट हमको ये मिल गया भाई, इसका उद्घाटन कहां हुआ? मुंबई में, ठीक। अगली बात क्या कर रहा है कि आईएमसी चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा, है ना, आईएमसी चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया गया। इसकी थीम क्या रखी गई? इसकी थीम रखी गई विकसित भारत 2047 की राह, सबके लिए समृद्धि का मार्ग। थीम क्या थी? विकसित भारत 2047 की राह, सबके लिए समृद्धि का मार्ग। यह था बेसिकली इसकी थीम, ठीक है, ध्यान रखना। कहां हुई? एक से, ठीक है, और थीम क्या थी? नेक्स्ट हमारा है गल्फ फूड 2025। देखो कह रहा है कि अभी क्या है, इसका आयोजन किया गया गल्फ फूड 2025 का, कहां पे? दुबई में, ठीक है, दुबई में, ठीक है, इसको हिंदी में दुबई लिख देते हैं। दुबई में इसका आयोजन किया गया। पहली बात कह रहा कि खाद्य और पेय व्यापार की सबसे बड़ी प्रदर्शनी है, ठीक है, गल्फ फूड ये खाद्य एवं पेय व्यापार की सबसे बड़ी प्रदर्शनी है जिसका आयोजन दुबई में किया गया। कह रहा कि इसका आयोजन दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में किया गया। वो कहां पे? दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में गल्फ फूड। और किस सेंटर थीम के बेस था ये? तो जिस सेंटर थीम के बेस था उसका नाम था बी पार्ट ऑफ द नेक्स्ट फ्रंटियर इन फूड। इस थीम पे गल्फ फूड का आयोजन दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में किया गया, ठीक है। गल्फ फूड 2025 का आयोजन, ठीक है, बी पार्ट ऑफ द नेक्स्ट फ्रंटियर इन फूड सेंट्रल थीम पे दुबई में आयोजित किया गया, ठीक है, ध्यान रखना। बाकी कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया ये यहां पे लिखा गया है। बायोफेच 2025, ठीक है, तो इसमें बायो वर्ड एक दिख रहा है, तो जैविक खाद्य व्यापार मेला है। बायोफेच से समझना, बायो वर्ड है, तो ठीक है, बायो से आप समझना कि बेसिकली आपकी जैविक हो, ठीक है, तो यहां से आप लोग समझ में आ जाएगा इजीली आपकी कि जैविक खाद्य से संबंधित है, जैविक खाद्य व्यापार मेला है। इसका आयोजन कहां पे किया गया? कहां पे आयोजित किया गया? तो जर्मनी का एक लोकेशन है न्यूरेमबर्ग, जर्मनी के, ठीक है, न्यूरेमबर्ग में, न्यूरेमबर्ग, जर्मनी के न्यूरेमबर्ग में, न्यूरेम आधा मो है वो, ध्यान देना, न्यूरेमबर्ग में इसका आयोजन किया गया, ठीक है। किसके द्वारा किया गया? कहता है कि बायोफेच का जर्मनी के न्यूरेमबर्ग में इसका आयोजन किया गया, ठीक है। कह रहा कि इस आयोजन में बेसिकली हुआ क्या है कि इनडायरेक्टली कह सकते हैं एक एमओयू हुआ है, ठीक है, एक समझौता हुआ है किसके? एपीडा इंडिया और म्यूरेनबर्ग में से, ठीक है, म्यूरेनबर्ग मेसेजेंट्रस के बीच, म्यूरेनबर्ग मेसेजेंट्रस और एपीडा इंडिया के बीच क्या हुआ? एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया गया, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है, जिसमें भारत को बायोफेच 2026 में भागीदार देश बनाया गया है, जिसमें भारत को
एक बात इसमें और भी बोली गई है कि बायोफेस्ट 2026 में भारत को क्या किया जाएगा, एक भागीदार देश के तौर पे बुलाया जाएगा, एक भागीदार देश के तौर पे बुलाया जाएगा। ठीक, कॉन्फ्रेंस ऑन फ्यूचर ऑफ जॉब्स, ठीक है, फ्यूचर ऑफ जॉब्स का मतलब क्या है भाई कि समय के साथ क्या है, फ्यूचर ऑफ जॉब्स की डिमांड जो है वो बदलती जा रही है। ठीक है, डिमांड क्या हो रही है, वो बदलती जा रही है। ठीक है, ठीक है, एक फोन आ गया था। तो देखिए, तो फ्यूचर के क्या है, जॉब की जो डिमांड है वो बदलती जा रही है। अब समझो एआई का जमाना आ गया, ठीक है, 3D प्रिंटिंग का जमाना आ रहा है, तो नए नए जॉब्स आ रहे हैं, डाटा एनालिटिक्स का दौर आ रहा है, समझे ना। तो अब नए जॉब क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, अब नए जॉब क्रिएट हो रहे हैं। अब भाई इसके अकॉर्डिंग अगर कोई अब शिक्षा नहीं प्राप्त करेगा तो भाई बेरोजगार होगा, पढ़ा लिखा बेरोजगार होगा। तो यही कह रहा है यहाँ पे कि कॉन्फ्रेंस और फ्यूचर ऑफ जॉब्स 2025, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। थीम भी यही थी कि भविष्य के कार्यबल का स्वरूप, यानी मान लो एज अ लेबर फोर्स, जो फ्यूचर का लेबर फोर्स का नेचर है, ठीक है, तो को स्वरूप देना, उसके अकॉर्डिंग जैसे डिमांड हो, गतिशील दुनिया के विकास में गति देना। ठीक है, गतिशील दुनिया में विकास को गति देना, ये थीम पे। तो भविष्य के कार्यबल को स्वरूप देना, गतिशील दुनिया में विकास को गति देना। ठीक है, शेपिंग टुमारोज वर्कफोर्स, ठीक है, ड्राइविंग ग्रोथ इन है, ठीक है, डायनेमिक वर्ल्ड, ये थीम थी। तो थीम बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा प्यारी है, और थीम का जो टाइटल है उससे मैच कर रही है। ठीक है, रोजगार मंत्रालय के द्वारा ये पहले स्टार्ट की गई थी, सिंपल सी बात है। अब देखो ये इस कार्यक्रम में क्या कर रहा है, वही जो समझा हूं कि उभरते रोजगार परिदृश्य, जो नए नए एरियाज रोजगार के इंप्लॉयमेंट के उभर रहे हैं, उन पे विचार विमर्श करना, और भविष्य का जो कार्यबल है, जो फ्यूचर का जो लेबर फोर्स है, उसको इसके अकॉर्डिंग तैयार करना। नेक्स्ट, ग्रामीण भारत महोत्सव 2025, ग्रामीण भारत महोत्सव 2025। ठीक है, तो इसका आयोजन कहां किया गया, न्यू दिल्ली भारत मंडपम में, न्यू दिल्ली भार में कि भारत मंडपम में, भारत मंडपम 2024 में बनाया गया था न्यू दिल्ली में। कार्यक्रम को बेसिकली यहीं पे सारे भारत सरकार के कार्यक्रम होते हैं। ठीक है, भारत मंडपम में, ठीक है ना। अच्छा, कह रहा है यहाँ पे 4 जनवरी को इस कार्यक्रम का आयोजन मोदी जी ने किया था। कब, 4 जनवरी को, 4 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर ने इसका आयोजन किया था। अब देखो थीम क्या था, इसकी केंद्रीय विषय क्या थी, केंद्रीय विषय विकसित भारत 2047 के लिए एक प्रतिस्कंदी ग्रामीण भारत का निर्माण। ठीक है, विकसित भारत 2047 के लिए एक प्रतिस्कंदी ग्रामीण भारत का निर्माण। और इसका मोटो क्या था, गांव बढ़े तो देश बढ़े। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, इस महोत्सव का उद्देश्य था, मतलब मोटो था, इस महोत्सव का मोटो था, गांव बढ़े तो देश बढ़े, गांव बढ़े तो देश बढ़े। ग्रामीण भारत महोत्सव की का ये मोटो था। और इसकी किस सेंट्रल थीम के बेस था, तो वो था विकसित भारत 2047 में हमारा टारगेट है भारत को विकसित बनाना के लिए एक प्रतिस्कंदी ग्रामीण भारत का निर्माण। ठीक है, नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय कोलकाता फिल्म महोत्सव 2024। ठीक है, जरा अंतरराष्ट्रीय कोलकाता फिल्म महोत्सव 2024। अब देखो इसमें फोकस कंट्री कौन था, फोकस कंट्री, फोकस कंट्री फ्रांस थी, फोकस कंट्री फ्रांस। अंतरराष्ट्रीय कोलकाता फिल्म महोत्सव 2024 ये 30वां फिल्म महोत्सव था, ये 30वां 13th फिल्म महोत्सव था, और फोकस कंट्रीज में फ्रांस था। ठीक है, अब इसमें ओपनिंग फिल्म क्या थी, तो ओपनिंग फिल्म जो थी इस समारोह की ओपनिंग फिल्म, उसका नाम था गल्प होलेओसोत्ती। महोत्सव की क्या है, ये ओपनिंग फिल्म थी। ठीक है, इसको तपन सिंह के द्वारा निर्देशित किया गया था। गल्प होलेओसोत्ती ये ओपनिंग फिल्म थी, गल्फ होलेओसोत्ती। इसको मैं क्या कर रहा हूं, हाईलाइट कर रहा हूं किसी और कलर से। ये देखो गल्फ होलेओ, ठीक है, सोत्ती, ये इस कार्यक्रम में क्या है, महोत्सव का ओपनिंग मूवी थी। अब कह रहा है कि इस प्रतियोगिता में कोलकाता फिल्म महोत्सव में बुल्गारिया की एक फिल्म है जिसका नाम है तारिका, बुल्गारिया की एक फिल्म है जिसका नाम है तारिका। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन रॉयल बंगाल ट्रॉफी दिया गया। तो बुल्गारिया की एक मूवी है तारिका, उस तारिका मूवी को क्या दिया गया, गोल्डन रॉयल बंगाल ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। ठीक है, वही भारतीय वर्ग में
अभी तक भारतीय तो देखे नहीं, तो भारतीय वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फिल्म हीरालाल सेन मेमोरियल अवार्ड दिया गया। भारतीय वर्ग में एक फिल्म को हीरालाल सेन मेमोरियल अवार्ड दिया गया, वो कन्नड़ भाषा की मूवी थी, उसका नाम था लाक्षी। लाक्षी, तो हीरालाल सेन मेमोरियल अवार्ड दिया गया किसको? हीरालाल सेन मेमोरियल अवार्ड दिया गया एक कन्नड़ मूवी है, उसका नाम है लाक्षी। लाक्षी नामक कन्नड़ मूवी को हीरालाल सेन मेमोरियल अवार्ड दिया गया। 12वां अंतर्राष्ट्रीय रोगी सुरक्षा सम्मेलन 2025, 12वां अंतर्राष्ट्रीय रोगी सुरक्षा सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। इसके सेंट्रल थीम के बेस्ड रोगी सुरक्षा का नया युग के बेस्ड, ठीक है, रोगी सुरक्षा का नया युग। महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन, महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। किस थीम पे? तो शांति अभियानों में महिलाएं वैश्विक दक्षिण परिप्रेक्ष्य, इस थीम के बेस शांति अभियान में महिलाएं वैश्विक दक्षिण का परिप्रेक्ष्य, ठीक है, महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन स्टार्ट किया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो 8वां हिंद महासागर सम्मेलन 2025, 8वां हिंद महासागर सम्मेलन 2025 का आयोजन मस्कट ओमान में किया गया। कहां पे? मस्कट ओमान। अब एक बार आपको ओमान गूगल करना है देना, और एक बार मस्कट देखना है कहां पे, ओमान को आपको जरूर गूगल करना है देना, गूगल करना है, ठीक है देना। भारत की तरफ से इस सम्मेलन में एस जयशंकर साहब ने पार्टिसिपेट किया था। भारत की तरफ से इस सम्मेलन में एस जयशंकर साहब ने पार्टिसिपेट किया था। यहां पे देखो एस जयशंकर साहब ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। ओमान के पास एक आइलैंड है, इस आइलैंड का नाम एक बार पेपर पूछी हुई है, एक स्ट्रेट है, एक जलसंधि है, उस जलसंधि का नाम भी आयोग पूछी हुई है, तो इसके लिए कह रहा हूं मैं गूगल करने के लिए आपको, ठीक है। अच्छा, जो ये हिंद महासागर सम्मेलन मनाया गया उसकी सेंट्रल थीम क्या थी? किस सेंट्रल थीम के बेस्ड बनाया गया? तो वो थी समुद्री साझेदारी के लिए नए क्षितिज की यात्रा। क्या थीम थी? समुद्री साझेदारी के लिए नए क्षितिज की यात्रा थीम के साथ स्टार्ट किया गया था। अब नेक्स्ट लास्ट क्या है? लास्ट है जलवायु लचीला, लास्ट आपका जो टॉपिक है वो है जलवायु लचीला भविष्य निर्माण सम्मेलन 2025, ठीक है। मार्च में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। जलवायु लचीला ये बता रहा है कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड, जाहिर सी बात है ये क्या होगा? ये सम्मेलन होगा, इन्वायरमेंट से रिलेटेड ये सम्मेलन होगा, ठीक है। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। करा कि नई दिल्ली में भारत 2047 जलवायु लचीला भविष्य निर्माण सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। 2047 में टारगेट है क्या बनने का? विकसित भारत बनने का, ठीक है। इसका आयोजन सिंपल सी बात है, नाम से ही पता चल रहा है कि इसका आयोजन कौन करेगा? पर्यावरण मंत्रालय करेगी। तो देखो क्या कर रहा है कि केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्या कर रही है? इसका आयोजन कर रही है। करा कि इसके साथ साथ हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका, ठीक है, इसका आयोजन केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार और हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका, ये दोनों संस्थान मिलकर कर रहे हैं। मतलब पर्यावरण मंत्रालय और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, इन दोनों लोगों के सहयोग से ये अभियान चलाया जा रहा है, ठीक है देना, ये अभियान चलाया जा रहा है जलवायु परिवर्तन, जलवायु लचीला भविष्य निर्माण सम्मेलन, ठीक है ना। तो ये बेसिकली आपकी होगी। इसके बाद से हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा विज्ञान प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी भी इसमें शामिल करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी वाला टॉपिक थोड़ा तो बड़ा भी है, ठीक है। मतलब हम नेक्स्ट जो भी हम लोग टारगेट कर लेंगे 1 घंटे की क्लास में, ठीक है, इसको समाप्त करेंगे। जय हिंद।